हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोस मॉडल। ये जो मॉडल है, ये हमारे जेई पर्सपेक्टिव या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम आप देने वाले हो आगे, सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखो यार, ये जो टॉपिक है, तो इसमें क्या है कि हम वो एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें है क्या, बोस मॉडल में क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। ना बोर ने जब मॉडल दिया था, तो यार इससे पहले हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा है, पीपल स्टार्टेड गिविंग मॉडल corresponding to atomic structure back in 1808. So John Dalton was the first scientist who said something about the atom. Then the discharge tube experiment was carried on. After that, J.J. Thomson had given a model which was rejected because it was not in accordance with Rutherford's model. फिर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में भी सर्टेन डिमेरिट्स were there. So Bohr was the person who actually worked with Rutherford, and he came up with a model, and this model was close to reality. Now this model was able to satisfy hydrogen spectrum for the first time because Bohr ने discrete energy level of electron की बात करी थी। ठीक है, तो this model is close to reality. Alright, so let's talk about the model in detail. The first thing that you have to remember is this model is valid only for single electron species. ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ही वैलिड है। जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज कौन से होते हैं? सो इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन, इट इज वैलिड फॉर हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस या फिर बेरिलियम 3 प्लस। तो जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, जिन 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 स्पीसीज में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए वैलिड है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। सो इट कैन हैव मल्टीपल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन शुड बी वन। So Bohr had derived a model corresponding to one electron species. Now, when he gave the model, he gave certain postulates as well. आपने रदरफोर्ड का मॉडल लिखा होगा, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड had said that electron revolves around the nucleus in various circular orbit, right? Now his model was rejected because it was not in accordance with Maxwell's law of electrodynamics, right? Because according to Maxwell's law, if there is a charged particle which is in accelerated motion, it must emit energy. Now, since electron is a charged particle, and if it is undergoing a circular motion, that means it is accelerated motion, so it should emit energy, right? And people say that if it is going to emit energy, it is going to take a spiral path, and after taking a spiral path, it is going to submerge into the nucleus. Alright, so that's why Rutherford's model was rejected. Now, what Bohr did, so Bohr was actually working with Rutherford only. So Rutherford had given his model around 1911, and Bohr gave his model in 1921. Alright, अब उन्होंने क्या किया? He made a correction. उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है that revolves around the nucleus in the circular orbit only, but it does not emit energy. उसने कहा कि जब तक ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, it is not going to emit energy, right? ये एनर्जी एमिट कब करता है? तो बोर ने स्पेसिफाई किया कि एनर्जी एमिट तब करेगा जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करे। ठीक है, जब तक ये सर्कुलर ऑर्बिट में रहता है, ये एनर्जी एमिट नहीं करता है, यानी कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसको हम स्टेबल ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एटम की स्टेबिलिटी, जो लोगों ने कह रखा था कि नहीं एटम स्टेबल नहीं रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करना चाहिए, वो जो बात थी बोर ने अपने मॉडल में करेक्ट कर दिया। ऑलराइट, तो उन्होंने ये भी कहा कि दिस इलेक्ट्रॉन विल एमिट एनर्जी ओनली व्हेन इट इज गोइंग टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और ये जो एनर्जी एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, दिस एमिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जाता है। ऑलराइट, अच्छा देखो, नील बोर ने क्या किया था? नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा और परफेक्ट करने की कोशिश करी थी। तो नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी था उससे उसको रिलेट करने की कोशिश करी थी, एंड देन ही केम अप विद द मॉडल। ठीक है, अब उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया नील बोर ने, सो द पोस्टुलेट्स वे
अब पहला पोस्टुलेट उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट? And as long as it remains in the stationary orbit, it does not emit any energy. That means, first of all, आपको यहाँ पे दो चीजों के ध्यान देना है. पहला कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है, कोई आर्बिट्ररी ऑर्बिट यहाँ पे नहीं हो सकता. ऑलराइट. द सेकंड थिंग इज कि जब तक वो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है वो एनर्जी एमिट नहीं करता. एंड एनर्जी एमिट कब करता है? जब वो डी एक्साइटेड होता है ऑन द लोअर ऑर्बिट. Now this we have already discussed. The second postulate was he said that angular momentum of electron is quantized. अब ये क्या है? तो देखो angular momentum क्या होता है? If electron is revolving in a particular orbit, तो उसके पास एक angular momentum होता है. Angular momentum को जो हम denote करते हैं, तो आगे आप पढ़ोगे और डिटेल में इसको. Angular momentum is nothing but it is r cross p. R क्रॉस P से डिनोट करते हैं. R क्रॉस P क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है R इंटू P साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है. ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल होता है वो फॉलो करता है. P क्या है? P इज मोमेंटम. मोमेंटम को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं? तो मोमेंटम को हमेशा हम लिखते हैं mv से. ठीक है, अब इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक मास है, इसके पास वेलोसिटी है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? r into mv into sin थीटा. अब देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंशियल, आप डिस्क्राइब करोगे. ठीक है, ये है आपका रेडियस, तो r क्रॉस p यानी इनके बीच में sin थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है डायरेक्टली इसको हम लिख देते हैं mvr. नील बोर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज. अब क्वांटाइजेशन हम लोगों ने शायद पहले भी एक बार डिस्कस कर रखा है. क्वांटाइजेशन क्या होता है? Whenever something becomes discrete and if it is defined in terms of integral multiple of a particular quantity, तो उसको हम कहते हैं कि वो quantized हो गया. Alright, like here, MVR is integral multiple of h by 2 pi. h by 2 pi को यहाँ पे हम क्या कहेंगे? This is one quanta of angular momentum और उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही हमेशा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है. तो ये नील बोर ने बताया. अच्छा देखो ये क्या है ना, दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ बोर्स मॉडल एज वेल, बिकॉज ये कहां से आया नील बोर ने इसके बारे में नहीं बताया था. सो ही कुड नॉट गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट ही हैड कंसिडर्ड इट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग ही अज्यूम्ड. द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज ही सेड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब देखो यार, ये अगर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज माइनस ई होता है. अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी एक चार्ज होगा, तो ये प्लस जेड ही कह लेते हैं, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर. ठीक है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन तो आपको पता ही है, वो प्लस ई के बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस. अब ये पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा? इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करेगा, जो कि किससे बैलेंस होता है? तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो इसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा. ठीक है, तो दिस इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ऑलराइट, नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट? k q1 q2 by r square. सो ये आपका क्या हो जाएगा? k z e square by r square, and it is balanced by centrifugal force which is mv square by r. So now we have two equation. अच्छा, यहाँ पे n क्या है आपको पता है? n is integer. n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 and so on till infinity. यानी कि अच्छा, n रिप्रेजेंट क्या करता है? ये आपको रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर. यानी कि जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो तो उसके n की वैल्यू उस ऑर्बिट नंबर के बराबर होगी. ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट की आप बात करो तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाती है, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 हो जाती है. तो इस तरीके से n डिफाइंड है. n is integer only. Alright. Now, there were two more postulates that Bohr had given, and this was corresponding to excitation and de-excitation of electron. Now, these are the postulates that we are going to deal in the coming slides. Let's see what are these postulates. तो एक बार आप देख लो ये postulates क्या है. इसको हम डिटेल में तब जानेंगे जब हम थोड़ा सा और इस थियरी में आगे बढ़ेंगे. तो ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी एक्साइट हो सकता है. डी एक्साइटेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो उसको हम डी एक्साइटेशन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसको कहा जाता है एक्साइटेशन.
अच्छा, ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज आप आगे जानने वाले हो कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो जब लोअर से हायर में हम जाते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तो जब वो एनर्जी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम उसको कहते हैं डी एक्साइट हो गया, और जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो हम उसको कहते हैं एक्साइटेड हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन कौन सा है? तो it is corresponding to quantization of angular momentum. Second equation is corresponding to force of attraction, which is balanced by centrifugal force. Now using these two equation, if you see in these two equation आपके पास velocity और radius जो होता है ये variable होता है, rest all the quantities are known to you. तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का यूज करके हम रेडियस और वेलोसिटी डिराइव कर सकते हैं यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एक बार रेडियस और वेलोसिटी आ गया तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, खटाखट एक बार वेलोसिटी और रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैड वाज n h by 2 pi equals to mv r। इसको हम पहला इक्वेशन कह देते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो था वो क्या था, k z e स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आर को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाए तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाता है, के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। ये हो गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब 2 को अगर आप डिवाइड कर दो 1 से, ठीक, तो 2 को अगर हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो देखो राइट हैंड साइड में क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम वी आर, सिर्फ वेलोसिटी बचेगा राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में बचा सिर्फ वेलोसिटी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सो के जेड ई स्क्वायर बाई ये हो गया एन एच बाई 2 बाई। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वेलोसिटी का एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाता है जो होता है 2 पाई ए जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी आ गया। अच्छा, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन एच बाई 2 पाई एम वी। वी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो n का एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाना चाहिए, सो ये हो जाता है n स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई एंड देयर विल बी 2 पाई हियर एज वेल, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k z, दिस इज z e स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये रेडियस आ जाता है। तो आपने रेडियस का भी एक्सप्रेशन निकाल लिया और आपने वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, इसको 1 कह देते हैं, ये हो जाता है 2। अच्छा, अब आपके पास अगर वेलोसिटी और रेडियस आ गया तो यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एज वेल। लेट्स सी हाउ यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। सो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी आपको पता है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, वो हो जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच का होल स्क्वायर, and this will give you, so if you are going to solve it you will get 2 pi square m k square z square e to the power 4 by n square h square. So this is your kinetic energy. Now potential energy भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज k q1 q2 by r and which is nothing but k into minus e times plus ze by r। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या दिखेगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अच्छा, वी हैव दिस एक्सप्रेशन राइट, के जेड ई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, एम वी स्क्वायर आर के बराबर। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या दिखना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है माइनस एम वी स्क्वायर।
एंड माइनस एम वी स्क्वायर को थोड़ा सा आप और चेंज करो तो ये हो जाता है माइनस 2 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाता है माइनस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है ना? सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। So you can find potential energy as well. I'm writing the potential energy here itself. तो potential energy आपका कितना हो जाएगा? So potential energy is minus 2 times kinetic energy, which is minus 4 pi square m k square z square e to the power 4 by n square h square। ठीक है, तो ये आपके काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ गए। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड टोटल एनर्जी एज वेल। नाउ सो टोटल एनर्जी इज कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, which is kinetic energy plus minus 2 times kinetic energy, because potential energy अभी हमने देखा potential energy is minus 2 times kinetic energy. Now if you solve it, it becomes minus of kinetic एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। इसका एक्सप्रेशन सिंपली अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा, आप सोच रहे होगे यार ये इतने सारे एक्सप्रेशन हम याद कैसे रखेंगे? आपको बिल्कुल याद नहीं रखना। कभी भी ऐसी जो चीजें होती हैं आपको याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। यू ऑलवेज हैव टू कीप फेथ कि अगर ये सिचुएशन आपको कभी आया कि आपको एग्जामिनेशन में ये चीजें अगर एक्सप्रेशन आपको याद नहीं आ रही है तो यू शुड बी एबल टू डिराइव इट, राइट? सो इट इज ऑलवेज बेटर टू नो द डेरिवेशन रादर देन मगिंग अप द फॉर्मूला। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू मग अप द फॉर्मूला, आप बस याद रखना कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। ऑलराइट, अब हमारे पास देखो, आई एम जस्ट राइटिंग दीज एक्सप्रेशन। देखो इन एक्सप्रेशन को याद नहीं रखना, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो आपके पास जो आपके एक्सप्रेशंस आए वो क्या थे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है। वेलोसिटी जो होता है ये हो जाता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, और जो आपका टोटल एनर्जी है वो आपका यहाँ पे लिखा है, दिस इज माइनस 2 पाई स्क्वायर एम k square z square e to the power 4 by n square h square. If you are going to derive this expression a couple of times, you may not be having difficulty in remembering all these expression. आपको ये derive करते वक्त याद भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपने 2-3 बार इसको derive कर रखा है तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि डोंट ट्राई टू मग अप, आप इसको ड्राइव करना। जब भी आपको एग्जामिनेशन में भी अगर आपको ये एक्सप्रेशन से कुछ लेना देना हो तो आप डिराइव कर लेना। हाँ, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द सिंपलेस्ट फॉर्म व्हिच यू कैन रिमेंबर। ऑलराइट, now you already have a relation between energy and kinetic energy. Energy is minus of kinetic energy, so if you don't remember the expression for kinetic energy and you know the expression for energy, you can find the expression for kinetic energy. All right, so you are smart enough to understand it. Now you also have potential energy equal to minus 2 times kinetic energy. तो ये हमारे पास सारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो वी नाउ सी हियर n इज वेरिएबल, राइट? अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है वो तो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इट कैन बी वन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो n वेरिएबल है यहाँ पे। अच्छा, z जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्पीसीज कंसीडर कर रखा है। अगर आपने हाइड्रोजन ले रखा है तो उसके लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, He+ के लिए z की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो दीज आर द वेरिएबल्स, बट रेस्ट ऑल आर द कांस्टेंट्स। h कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34 होती है। m is 9.1 into 10 to the power minus 31, k is 9 into 10 to the power 9, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। e is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? So you know the value of all the constant. What we are going to do is we can substitute here the value of constant. सारे constant का value आप substitute कर दोगे and you will get a very simple expression corresponding to radius, velocity and energy. Alright? तो ये जो है ये simple expressions हैं। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस चार्ज होगा
एनर्जी के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए देयर वोंट बी एनी माइनस चार्ज। ऑलराइट, सो दीज आर द सिंपल एक्सप्रेशन, यू कैन रिमेंबर दीज एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना। अच्छा, देयर इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड यू, आपसे पूछ सकते हैं कि मैंने अगर मान लो एक ऐसा हाइपोथेटिकल मॉडल ले लिया जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो डबल हो गया। ठीक है, वी आर टेकिंग अ हाइपोथेटिकल मॉडल where we are considering that electron is having double of charge that we were actually assuming 1.6 into 10 power minus 19 नहीं है, अब उसका डबल हो गया। तो ये बताओ वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वेलोसिटी अगर मान लो ये डबल हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट? यू कैन सी दैट। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे डिजाइन किए जा सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास डबल हो गया तो बताओ वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि वेलोसिटी जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आप मास डबल करो ट्रिपल करो, उसमें वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो रिलेशंस हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। So that's why I am saying you don't invest energy in remembering all this formula, rather derive it if it is needed. All right. Now these are the simplest expression. ये जो constants है इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो रेडियस क्या होता है 0.529 into n square by z angstrom. Velocity is 2.18 into 10 to the power 6 z by n. Energy is minus 13.6 z square by n square electron volt. इसी को अगर आप जूल में लिखना चाहो तो ये हो जाता है 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square. Alright. So these are the formula that you can use to calculate radius, velocity and energy of electron in different orbits. ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज आपसे पूछा है कि फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। तो n की वैल्यू यहाँ पे z इसका क्या हो जाएगा, z करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन इज 1, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखो यार आपसे एनर्जी पूछा है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब z तो 1 है ही हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग, n की वैल्यू आप 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो होगा ये कुछ नहीं माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाता है ना। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में अगर सेकेंड ऑर्बिट में आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो कैसे चेक करेंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे z की वैल्यू हम 1 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, इनटू 1 स्क्वायर लिखा, n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, और इससे हमारे पास जो एनर्जी होती है वो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो हाइड्रोजन एटम में जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है ये आ जाती है आपको माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा यार ये माइनस एनर्जी क्यों आ रही है, तो देखो जब भी एनर्जी ऑफ सिस्टम नेगेटिव आता है तो उसका मतलब वो सिस्टम बाउंड सिस्टम है। तो ये तो बाउंड सिस्टम ही है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो जो ऑर्बिट है वो छोड़ के बाहर नहीं निकल रहा है, इट्स बाउंडेड। तो एज लॉन्ग एज इट इज बाउंडेड इट विल हैव नेगेटिव एनर्जी। जैसे ही आप इसको सफिशिएंट एनर्जी दे दो कि ये इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो ये फिर बाउंड सिस्टम को छोड़ देता है। गॉट इट? ऑलराइट, so these are the energy, you can remember all these energy। अब यार देखो अगर आपने एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम ये सारे रिमेंबर कर रखे हैं, तो यही अगर हाइड्रोजन की जगह पे मैंने अगर हीलियम ले लिया होता तो आपको क्या करना होता कि हीलियम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होती वो कुछ नहीं माइनस 13.6 इंटू 4 हो गया होता। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हीलियम के करस्पॉन्डिंग माइनस 3.4 इंटू 4 हो जाता, यानी कि z स्क्वायर से आप हर जगह इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस या फिर जो भी आप स्पीसीज कंसिडर कर रहे हो उसका एनर्जी निकल जाएगा करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इजी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो लास्ट का पोस्टुलेट है, ऑलराइट, तो ये पोस्टुलेट है क्या, ये क्या बताना चाहता है
तो ये कहना चाहता है कि फर्स्ट पोस्टुलेट है करस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा है, अब सपोज देयर इज वन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लाइंग इन सेकंड ऑर्बिट, तो कहता है कि ये एक्साइटेड हो सकता है इन द हायर ऑर्बिट, यानी कि ये थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है, ये फोर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है। कैसे? तो अगर आपने इसकी तरफ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर सेंड कर दिया, ऑलराइट, तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे कंपोज होते हैं? फोटॉन्स से। तो बोर ने कहा कि ये एक्साइटेड होगा कब? जब इसको एनर्जी ऑफ फोटॉन मिलेगी। तो अच्छा, ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन एब्सॉर्ब एनर्जी ऑफ वन फोटॉन पूरा पूरा, ये फ्रैक्शन में एनर्जी ऑफ फोटॉन एब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो जो भी एनर्जी ऑफ फोटॉन होगी वो कंप्लीटली उसको एब्सॉर्ब करेगा। अच्छा, क्या ये हर फोटॉन को एब्सॉर्ब कर सकता है? तो नील बोर ने कहा नहीं, ये सारे फोटॉन को एब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये सिर्फ उन्हीं फोटॉन को एब्सॉर्ब करेगा जो इसको एग्जैक्टली उतना एनर्जी दे जो कि इसके ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब जैसे यार हाइड्रोजन एटम सपोज आपने इमेजिन कर रखा है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी कितनी थी? -13.6, यहाँ पे एनर्जी -3.4, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा? सो इट विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? तो ये आप कैलकुलेट करना। सो दिस इज 3.4, दिस इज 1.51, तो ये 1.89 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एनर्जी डिफरेंस होते हैं। अब जैसे सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है एंड इफ यू वांट टू सेंड इट इन थर्ड ऑर्बिट बाय इंसिडेंटिंग वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसके फोटॉन की जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली 1.89 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 1.89 से थोड़ा ज्यादा हुआ, सपोज 1.9 हुआ, जो कि कहीं समवेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहता था, तो वो फोटॉन की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा जो इसके एक्साइटेशन में रिक्वायर्ड है। अगर उतना एनर्जी फोटॉन कैरी नहीं कर रहा है तो उसको एब्सॉर्ब भी नहीं करता, उसको जाने देता है। Got it? So this is the characteristic of excitation of electron in Bose orbit. Now corresponding to d excitation, बोर ने कहा कि अगर इसको d excite, अच्छा ये कैसे होगा? अगर मान लो सपोज यहां से यहां गया, तो ये डायरेक्टली 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्सॉर्ब करके ये यहां जा सकता है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस सपोज हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है x, ठीक है। अब नाउ सपोज दैट यू आर incidenting an electromagnetic wave which is carrying photon having energy x, तो क्या होगा? ये जाके जैसे ही ये फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, तो it will get excited to this orbit which is the fourth orbit here in this case. Alright, now this excitation is going to happen in single step. ये मल्टीपल स्टेप में नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि ये पहले यहां से यहां जंप किया फिर यहां से यहां जंप कर जाए। This is not going to happen. It will directly jump to the fourth orbit. Second orbit से directly fourth orbit में चला जाएगा, तो ये सिंगल स्टेप ट्रांजिशन होता है। अच्छा, बोर ने ये कहा कि अगर इसका डी एक्साइटेशन अगर आप देखोगे तो डी एक्साइटेशन कैन अकर इन मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। दैट इज नॉट बाउंड कि वो सिंगल स्टेप में ही हो, तो वो मल्टीपल स्टेप में भी हो सकता है, सिंगल स्टेप में भी हो सकता है। नाउ लेट्स से इफ इलेक्ट्रॉन इज लाइंग इन द फोर्थ ऑर्बिट और उसको डी एक्साइट होना है टू द ग्राउंड स्टेट, so it has multiple options. It can get de-excited directly to the ground state, or it can de-excite first to the third orbit, and then to second orbit, and then to first orbit. Alright? अच्छा, इसको ground state भी कहा जाता है। जो first orbit होता है उसको क्या कहते हैं? Ground state. So this is called ground state. अच्छा, इसको क्या कहते हैं? तो ग्राउंड स्टेट की n की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट या फिर ग्राउंड स्टेट दोनों कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसके n की वैल्यू कितनी होगी? 2। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। यहां पे n की वैल्यू हो जाती है 3, सो ऑन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो आपसे कोई बोले कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, तो दैट मींस वो सेकंड ऑर्बिट में लाई कर रहा है, जिसकी n की वैल्यू कितनी है? 2। अच्छा, तो ये एक तरीका हो सकता है डी एक्साइटेशन का। ऑलराइट, देयर कैन बी अनदर वे एज वेल। इट कैन गेट डी एक्साइटेड फर्स्ट हियर एंड देन फ्रॉम हियर इट कैन डायरेक्टली गो टू ग्राउंड स्टेट, दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशन है वो सारे हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग टू डी एक्साइटेशन।
but excitation always occur in single state. Now if electron was lying in the ground state और आपने उस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज इंसिडेंट किया जो कि इसको फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन कराने के केपेबल है, तो वो डायरेक्टली फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा, ना कि मल्टीपल स्टेप्स लेके फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा. ठीक है, so this is the theory corresponding to excitation and de-excitation of electron using electromagnetic wave. ऑलराइट, अच्छा इसको थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. इसमें क्या रखा है, फाइंड रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Li2+. नाउ Li2+ में आपको रेडियस निकालना है corresponding to second excited state. Now Li2+ के लिए Li2+ I am representing here. इसके Z की वैल्यू कितनी होगी, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के Z की वैल्यू 3. अच्छा, कौन से ऑर्बिट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है. ऑलराइट, तो ये आपको कैलकुलेट करना है. अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, 0.529 into n स्क्वायर बाई z. ये क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है. ठीक, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या हो जाएगा, 0.529. n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर. z कितना होता है, z is 3 here again, so this becomes equal to 0.529 into 3 angstrom. आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, आई एम लीविंग इट हियर. ऑलराइट, तो इस तरीके से आप चाहो तो क्वेश्चन अप्रोच किया जा सकता है. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी in the second orbit of He plus and second excited state of beryllium 3 plus. अब रेशियो निकालना है किसका, वेलोसिटी का. अच्छा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड. राइट, यही होता है. नाउ if you are dividing the two velocities, जैसे यहाँ पे रेशियो निकालना है किसके लिए, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+ में लाई कर रहा है, इसके लिए आपको रेशियो निकालना है. राइट, तो क्या होगा, कांस्टेंट तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट तो डिसअपीयर हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, ये जो पैरामीटर्स है. अच्छा, ये डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट ऑर्बिट के लिए डिफरेंट होता है. सो इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड दीज टू, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन द सेम फैशन. ठीक है, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड व्हेनेवर यू आर आस्क्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट जब गिवन होता है तो n की वैल्यू 1 बढ़ जाती है. ऑलराइट, सो दिस विल बी व्हाट. अब देखो यार, यहां पे हम क्या कह सकते हैं, जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो z तो न्यूमरेटर में था, तो ये हो जाएगा ZHE प्लस बाई Z बेरिलियम 3+ मल्टीप्लाइड बाई 3/2. Alright, so Z of He plus is what? Z of He plus is 2 and Z of beryllium 3+ is 4. Now this gives you into 3/2, so this becomes 3/4. Got it? तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम अप्रोच करनी है. Alright, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट and second excited state of hydrogen. We already have calculated. Alright, so I'm not going to do it again, I'm just going to write it. So energy of electron in hydrogen in the ground state, that is n equal to 1, corresponding to n equal to 1 is what, minus 13.6. Energy of electron in hydrogen corresponding to first excited state is minus 3.4 electron volt, and energy of electron in hydrogen corresponding to second excited state, that is third orbit, is minus 1.51 electron volt. You can calculate it by using the formula E equals to minus 13.6 into Z square by n square electron volt. If it is asked in joule, तो आप इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हो, 2.18 into 10 to the power minus 18 Z square by n square joule. Alright,
Next question is calculate energy difference between third and second Bohr's orbit and establish relation between similar differences in other hydrogen-like entities. So what it is asking, इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं. Let's say this is the nucleus and electron are lying in different orbit. Alright. Now what is it asking is third and second Bohr orbit के बीच में आपको बताना है कि एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी. तो किसी भी स्पीसीज में आपको बताना है थर्ड और सेकेंड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा. चलो थोड़ा रफ फिगर है. ओके एडजस्ट करते हैं अभी. तो थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर देंगे -13.6 जेड स्क्वायर बाय 1 बाय. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस, राइट. अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी किसकी ज्यादा बड़ी होगी? आपने अभी देखा ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, ये थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी. एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे आप ऑर्बिट बढ़ाते जा रहे हो एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना. निगेटिव में जब डेटा रिड्यूस होता है तो एनर्जी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होता है? बढ़ता है, राइट. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, हायर ऑर्बिट में जाते जाते हो, एनर्जी बढ़ता जाता है. तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करें? पहले जब डिफरेंस निकालना है तो हायर ऑर्बिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट. लेट्स कॉल दिस n2, ठीक है. n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर. तो ये एक फॉर्मूला है जो आप हर जगह यूज कर सकते हो. तो ये थर्ड और सेकंड के बीच में अगर कह रखा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे n2 के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस n2 की वैल्यू आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा? 4, ठीक है. और यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे और फर्दर तो 1 by 9 minus 1 by 4 is actually what? So ये minus 5 by 36 आएगा. So this will give you 13.6 into 5 by मैंने माइनस माइनस हटा दिया मल्टीप्लाई करके 36 into z स्क्वायर, ठीक है. अब कोई भी स्पीसीज अगर होगा और एनर्जी डिफरेंस अगर आपको निकालना है corresponding to similar state, right? थर्ड और सेकंड के बीच में या फिर थर्ड और वन के बीच में, और आपको किसी एक का एनर्जी डिफरेंस पता है तो यू कैन कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस corresponding to any of the species. Alright. So let's say you have calculated energy difference between first and second orbit corresponding to hydrogen atom and it is coming out to be 10.2 electron volt. अब किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि बताओ लिथियम के लिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा. तो हाइड्रोजन के लिए इफ डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा ई इन लिथियम 2 प्लस करस्पॉन्डिंग टू सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट ये कितना हो जाना चाहिए? तो लिथियम का Z का वैल्यू कितना होता है? 3. तो आप क्या करोगे? 3 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो. Alright. So you can remember this formula always, that whenever you have to calculate delta E corresponding to similar transition in different species, you can just multiply it with Z square if you know the energy difference corresponding to that particular transition in hydrogen atom. Alright. Now we are going to talk about problems based on excitation and de-excitation of electron. Alright, so we already have talked that whenever we are considering excitation of electron, alright, so excitation is going to occur only when exact amount of energy difference is supplied to it by photon and it occurs in the single step only. Alright, and de-excitation can occur in multiple steps. Alright, let's see first problem here. So calculate wavelength of electromagnetic wave needed to excite electron in second excited state of H plus. Okay, I'm crossing it. This is He plus to third excited state. Alright. The second excited state is what? Second excited state is this orbit. Third orbit is called second excited state. Fourth orbit is called the third excited state. Alright. So we already have talked about it. So this is second excited state and this is your third excited state. So it is saying that you have to calculate
the energy of photon, wavelength of electromagnetic wave which is needed to excite the electron, second excited state to third excited state. Alright. So what are you supposed to do here is, अब देखो इसके लिए क्या है कि हम एनर्जी डिफरेंस तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, कौन सा सी, डेल्टा ई किसके बीच में निकालना है हमें। So we have to find delta E corresponding to, we have to find delta E corresponding to फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, किसमें, हीलियम प्लस में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा ई के लिए एक और एक्सप्रेशन हम माइनस साइन अगर हटा दें तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, वेयर n1 इज लेस देन n2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाता है 13.6 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट विल बी 2 स्क्वायर 1 by 3 square minus 1 by 4 square. This is delta E. Alright. Now, as we already talked that the energy of photon that is needed for excitation should be exactly equal to delta E, right? So we'll have to equate this energy with energy of photon. Now, energy of photon we already had calculated. This is an electron volt, right? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने एनर्जी पहले ही कैलकुलेट कर रखा है प्लैंक्स क्वांटम थियरी में। वो क्या होता है 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, यही होता है, ठीक है। तो इससे अगर हमने इक्वेट कर दिया, अब हमने क्या किया, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, इसको हमने डेल्टा ई से इक्वेट कर दिया है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। सो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू व्हाट, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड आउट कि क्या होगा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो मैं हल्का सा बस एक्सप्रेशन लिख देता हूं। सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 16, 9, 16 minus 9 is equal to 7. So ऊपर में न्यूमरेटर में 7 रहेगा, and this expression will become 12400 multiplied by 9 multiplied by 16 divided by 13.6 into 4 into 7 angstrom. Now you can further simplify it. Alright. So this is how you are going to approach it. So whenever such question is asked where you have to calculate wavelength of electromagnetic wave corresponding to a particular transition, what you can do is you can directly equate the energy of photon with the delta E corresponding to N2 and N1. Alright, so this is what you are supposed to do. Now, let's see one more problem. Calculate wavelength of electromagnetic wave emitted when electron in second excited state of He plus get de-excited to ground state. Now it is saying that of all the electromagnetic wave, यानी कि जितने भी possible transition होंगे, second excited state कौन सा होगा? So this is your second excited state, third orbit. So you have to calculate energy, wavelength of electromagnetic, all the electromagnetic wave which is being emitted. Now there can be possible transition, there can be several possible transition, right? कौन-कौन से transition possible होंगे अगर ये ground state पे आ रहा है? तो one of the transition will be corresponding to direct de-excitation of electron from second excited state to ground state. Another transition possible is it can come to first excited state first, and then from first excited state it can get de-excited to ground state. Alright, so these are the possible transition which is happening here. Now I am writing it directly. So this is what, so lambda corresponding to the transition from 3 to 1, ये क्या हो जाएगा? So this will be 12400 by delta E corresponding to 3 to 1, right? अब delta E corresponding to 3 to 1 can be calculated. So this will be what? So delta E will be 13.6 into Z square. Z square is 4 in this case because we have taken He plus for which Z is 2. So this becomes 4, and transition is occurring between third orbit and first orbit. So this will be 1 square minus 1 by 3 square, which is 9. Alright. So you can solve it and you can find the value of lambda. This will be in what? This will be in angstrom. Similarly,
lambda corresponding to 2 to 1 will be what? So this will be 12400. अच्छा, हमने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले किया था कि अगर आपको डेल्टा ई फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में पता है corresponding to हाइड्रोजन, तो you can find डेल्टा ई in helium plus as well. अब हीलियम प्लस में डेल्टा ई फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो? Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई. So we already know that delta E corresponding to hydrogen corresponding to second and first orbit is 10.2 electron volt. So delta E corresponding to similar transition in helium plus is going to be what? So it will be 4 times 10.2 electron volt, right? Directly हमने substitute कर दिया तो इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसको भी सॉल्व करके आपको क्या मिलने वाला है? तो ये हमने शायद पहले देखा है. अच्छा, नहीं देखा है तो अब देख लेते हैं. हाइड्रोजन में ये जो वैल्यू होती है ये 12.09 के बराबर होती है. ठीक है. ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये 12.09 होता है इन हाइड्रोजन. तो हीलियम प्लस में कितना हो जाएगा? 4 into 12.09, राइट? तो यू कैन सॉल्व दिस वे एज वेल. अच्छा, लैम्डा corresponding to 3 to 2 transition. This is going to be what? So this is 12400 by delta E in electron volt, which is 4 times 1.89 angstrom. ठीक है. तो ये सारे वेवलेंथ हो गए. अब इसमें क्या है? दिस इज मल्टीपल ट्रांजिशन. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल ट्रांजिशन, राइट? So whenever there is a possibility of multiple transition, there will be multiple electromagnetic waves which will be coming out. All right. So we are supposed to solve these questions this way. So these are all the different kinds of problem that is there in Bose model. ठीक है. अब एक दो और प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं तो वो हम लोग आगे भी देख लेंगे. ठीक है. अच्छा, तो these are the maximum that is being asked. All right. Now there are certain demerits of Bose model. देखो, बोर ने जो भी मॉडल दिया, मैंने कहा ये क्लोज टू रियलिटी था, बट इट वाज नॉट अ परफेक्ट मॉडल. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डिमेरिट्स थे. क्या डिमेरिट था? सो द फर्स्ट पॉइंट वाज इट वाज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. यार, आपने कौन सा मॉडल दिया जो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है? हमें तो चाहिए कि हर एटम पे वो सेटिस्फाई हो जाए मॉडल, राइट? तो देखो, ये हमारी एक प्रॉब्लम है. जब भी हम मॉडल डिजाइन करते हैं तो वी हैव टू टेक सर्टेन assumptions, and in those assumptions sometimes we are not going to take everything that is the reality. तो कुछ चीजों को हम वहां पे इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, तो ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है. इट इज नॉट वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. लाइक लिथियम के लिए वैलिड नहीं है. ये लिथियम 2+ के लिए वैलिड है. ऑलराइट. Although it was in accordance with hydrogen spectrum, it could not explain splitting of spectral line. तो होता क्या है? देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम में बेसिकली जब भी हाइड्रोजन एटम के अंदर, अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब अगर मान लो आपने इसके ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करा दिया, तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कराओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं हायर ऑर्बिट में चला जाएगा. सपोज ये यहाँ हायर ऑर्बिट में चला आया. अब जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इसको एक्साइट कर रहा था, उस सोर्स को जैसे ही आप हटाओगे तो ये क्या होगा? ये वापस से डी एक्साइट होगा. जब ये डी एक्साइट होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकल सकते हैं. अगर आपके पास सैंपल है तो कई सारे एक्चुअली निकलेंगे, है ना? तो एक हाइड्रोजन सैंपल से बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहे हैं. सपोज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब आप प्रिज्म से पास करते हो, तो प्रिज्म से पास करते ही आपको क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे दिखेंगे, अगर आपने कोई सपोज फोटोग्राफिक प्लेट ले रखा है तो. अच्छा, ये जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे दिखते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है. अब ये क्या होता है? ये डिस्क्रीट आपको वेवलेंथ यहाँ पे दिखते हैं. यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं दिखेंगे, डिस्क्रीट वेवलेंथ दिखेंगे. ऑब्वियसली उसका रीजन आपको पता है क्यों. बिकॉज जब ये ट्रांजिशन होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट एनर्जी आपको निकलती हुई दिखेगी, है ना? तो जब डिस्क्रीट एनर्जी यहां से एमिट हो रही है, ठीक है, corresponding to all the transitions that are occurring, there are different energy which are being emitted, right? When all the electromagnetic wave are incidented through the prism, so you will see that there are different electromagnetic waves which are emitted from atom. Alright.
होता क्या है कि अगर इस सोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से एमिट हो रहे थे ये भी स्प्लिट होके यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म करने लग जाते हैं। ऑलराइट, तो स्प्लिट कैसे होगा यार, है ना, क्यों ये स्प्लिट हो रहा है? सो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल। सो व्हेनेवर द सोर्स आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, so it undergoes, there exists the energy difference between the electron which are lying in different orbitals, and due to which the electromagnetic wave splits, and these can be explained only when we are considering different energy level of electron corresponding to particular orbit, which Bohr did not had assumed. Alright, तो ये जब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया तभी हम जान पाए कि इलेक्ट्रॉन का कैन हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एज वेल। ऑलराइट, सो दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में वही स्प्लिटिंग हो रही है तो इसको हम कहते हैं जीमैन्स इफेक्ट। थर्ड पॉइंट वाज इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, तो दोनों को आप एक्यूरेटली नहीं मेजर कर पाओगे। ठीक है, बट बोर ने तो रेडियस भी हमें एक्यूरेट बताया है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्यूरेट बताया है, राइट, बट हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है सब एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करता है। We are going to talk about Heisenberg uncertainty principle again in the coming slides. Bohr could not give correct explanation to quantization of angular momentum. We already talked about this. The correct explanation was given by de Broglie. Alright. So we are going to learn about de Broglie's hypothesis as well. So de Broglie was the scientist who gave the correct explanation to quantization of angular momentum. Bohr could not give it. ठीक है, तो ये कुछ डिमेरिट्स थे जो बोर्स मॉडल के थे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसमें जो है जैसे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो ये ऑर्बिटल की वजह से होता है। अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में देखें तो ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अच्छा, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्लेनेशन है ये भी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ से होता है, ये भी हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले। ठीक है, तो ये पूरा आपका बोर्स मॉडल है। ऑलराइट, and this is very important from examinations perspective because too many questions can be framed from this chapter. Alright, so आप थोड़ा इसको ध्यान से एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना before going into the examination. Definitely revise it once. Alright, so see you in the next video.